रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रेखा का एक ही बेटा था मोहित, और वो उसे बहुत प्यार किया करती और उसकी हर जरूरत का ध्यान भी रखती। एक दिन वो एक पंडित को मोहित की कुंडली देते हुए कहती है, पंडित जी, मेरे बेटे की कुंडली है ये। इसके लिए आपको ऐसी लड़की तलाश करनी है जो सर्वगुण संपन्न हो। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए रेखा देवी, मैं आपके बेटे के लिए बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की का रिश्ता तलाश करके लेकर आऊंगा। नहीं पंडित जी, मुझे अंगूठा छाप लड़की चाहिए जो कि मेरे इशारों पर नाचे। मैं बोलूँ तो बैठ जाए, मैं बोलूँ तो उठ जाए। मैं रात को दिन बोलूँ तो उसके लिए दिन हो, और दिन को रात बोलूँ तो उसके लिए रात हो। समझे आप? जी ठीक है रेखा बहन, मैं ऐसी ही लड़की का रिश्ता जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगा। पंडित ये कहकर जाने लगता है। तभी जाते हुए वो खुद से कहता है, ना जाने कौन सी अभागन लड़की होगी जिसकी शादी इस घर में होगी। रेखा देवी तो सास नहीं बल्कि खून पीने वाली सास बनेगी। कई दिन बीत जाने पर भी पंडित मोहित के लिए कोई लड़की नहीं बताता, और इन सब बातों से परेशान होकर मोहित के साथ एक दिन रेखा पंडित के घर ही चली जाती है, और पंडित की लड़की सीमा दरवाजा खोलती है, जिसे मोहित देखकर देखता ही रह जाता है। सीमा बहुत सीधी सी लड़की थी और उसका स्वभाव रेखा को भी भा जाता है, और वो पंडित से मिलकर उसे कहती है, मैं यहाँ ये कहने आई थी कि आपने मेरे बेटे मोहित के लिए अब तक कोई लड़की देखी या नहीं? जी वो मैं हाँ, आप देखना भी मत, क्योंकि मैंने उसके लिए दुल्हन चुन ली है, ना जाने अब ये औरत सास बनकर किस बेचारी का खून पिएगी। और वो आपकी बेटी है। मुबारक हो पंडित जी, समधी बनने वाले हैं। अब शादी की डेट फाइनल कर लीजिए। पंडित ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन रेखा कोई दहेज नहीं लेती, और साथ ही सीमा को भी मोहित पसंद था। ये देखते हुए वो अपनी बेटी की शादी मोहित से ही करवा देता है। दिन बीतते हैं और सीमा शादी करके अपने घर चली जाती है, और अगली सुबह 4 बजे रेखा उसे नींद से जगा देती है, और जगने के बाद सीमा कहती है, माँ जी, आप आधी रात को मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है ना? बहू, तूने समय देखा है? 4 बजे है सुबह के, आधी रात नहीं हो रही। मुझे तो लगा था कि तू पंडित की बेटी है, जल्दी उठना जानती होगी। चल अब नहा और पूजा कर, और फिर मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दे। रेखा ये कहकर वहाँ से चली जाती है, और सीमा बेचारी उबासी लेती हुई सब काम करती है। दिन की मुंह दिखाई के फंक्शन के वक्त भी रेखा आए हुए हर एक मेहमान के पैर सीमा से झुक झुक कर छुआती है, और सीमा की कमर अकड़ जाती है। तो वो मन ही मन कहती है, हाय राम, ये कैसी खून पीने वाली सास मेरे गले पड़ गई। एक तो सोने तक नहीं देती, अब ये दंड पिलवा रही है। मर गई मर गई। सीमा ये कहती है और अपनी कमर पकड़कर सबका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद अब सीमा का रेखा जीना हराम करके रखा करती। एक दिन रेखा सीमा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू सुन, कल मेरी 4-5 सहेलियां घर आ रही हैं, तो उनके लिए 4-5 तरीके के पकवान बना लेना, और याद रहे कि उनकी खातिरदारी में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। ठीक है माँ जी, मैं अच्छे से इस बात का ध्यान रखूंगी। और हाँ बहू, याद रखना, अगर उन लोगों की खातिरदारी में कोई भी कमी रही तो अपने बाप के घर जाने के लिए सामान पैक कर लेना। जी माँ जी, आप ऐसे मत करिए, मैं अच्छे से सब बात का ध्यान रखूंगी। रेखा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, और अगले दिन सीमा जल्दी उठकर सब मेहमानों के लिए खाना बना देती है, और अच्छे से बनाकर टेबल पर लगाती है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मेहमान 4-5 नहीं बल्कि 10 हैं। ये देखकर सीमा अपनी सास को साइड में ले जाकर कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? आपने तो बोला था 4-5 लोग आ रहे हैं, ये तो 10 है। हाँ तो क्या हो गया, अगर 2-4 लोग और आ गए तो अब मुझे मेरे घर मेहमानों को लाने से पहले भी गिनना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? सच बता, क्या कहना चाहती है? मुझे बातें घुमाने वाले लोग पसंद नहीं। माँ जी, मैंने तो 4-5 लोगों का खाना बनाया था, अब मैं क्या करूँ? जो करना है कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी तू? बस इतना याद रख कि मेरे दोस्तों के आगे मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, वरना तेरा गला मैं काट दूंगी। रेखा ये बोलकर सीमा को धमका देती है, जिसके बाद सीमा घबराते हुए रसोई में जाती है और खुद से कहती है, लोगों को प्यार करने वाली सास मिलती है या गुस्से वाली?
मुझे तो खून पीने वाली सास मिली है। सच में मुझे आज तक किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इसने कर रखा है। खैर कोई नहीं, चढ़ जा सीमा सूली पर। इतना कहकर सीमा दोबारा सबके लिए खाना बनाती है और बनाकर लगा देती है, लेकिन उस खाने में फिर भी कसर रह जाती है क्योंकि जल्दबाजी की वजह से खाने का स्वाद अच्छा नहीं था। और विमला रेखा से कहती है, बुरा मत मानना रेखा, लेकिन तेरी बहू तो सुंदर है पर उसके हाथ में स्वाद नहीं है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? उसने तो बड़ी मेहनत से सबके लिए खाना बनाया है और तू ऐसे कह रही है। जो सच था मैंने तो वही बोल दिया, बाकी तेरी मर्जी है। चल अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। विमला ये बोलकर सब सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती है और रेखा ये सब होने पर अपनी इंसल्ट समझती है और अपनी बहू को बुलाकर उसे खूब खरी खोटी सुनाती। और ये सब होते देखकर सीमा अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है और उसे रोता देखकर उसका पति मोहित उससे कहता है, क्या हो गया सीमा, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? मोहित बुरा मत मानना, ये तुम्हारी सगी माँ है या कूड़े कचरे से उठा कर लाई है तुम्हें? अरे क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरा खून पी रखा है। जब देखो खून की प्यासी चुड़ैल की तरह मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और आज भी यही हुआ यूं कि। सीमा ये बोलकर मोहित को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सीमा की हालत पर मोहित को भी तरस आ जाता है और वो कहता है, माँ खून पीती है तो तुम उनको रोकती क्यों नहीं हो? उनको दिखाओ कि तुम भी आज की नारी हो और आज की नारी सब पे भारी होती है। बड़ों की बात सुननी चाहिए, लेकिन हर बात नहीं। जहाँ पे वो गलत होते हैं हमें उन्हें समझाना चाहिए। मोहित की ये बात सीमा को अच्छी लगती है और वो मुस्कुराकर मोहित को गले लगा लेती है। अगले दिन जब रेखा सीमा को सुबह 4 बजे उठाने आती है तो सीमा दरवाजा खोलकर कहती है, जी माँ जी, अब बताइए क्या परेशानी है आपको? बहू ये कैसी बातें कर रही है? शर्म बेच खाई है क्या तूने? माँ जी, अब मुझे कोई खून पीने वाली सास मेरे सर पर नहीं चाहिए। मैं 7 बजे उठकर पूजा पाठ करके आपको 8 बजे तक नाश्ता दे दूंगी। तब तक मेरी नींद खराब करने की सोचना भी मत, वरना आपको नाश्ता 12 बजे ही मिलेगा, समझिए आप? पर बहू सुन तो। रेखा ये कहती है और सीमा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद दिन के समय जब रेखा बैठकर नाटक देख रही होती है तभी सीमा उसके पास मटर लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, लो माँ जी, सारा दिन बोर हो जाती होंगी, ये मटर छील लो, मस्त कट जाएगा। वैसे भी बुढ़ापे में ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। अरे जब से तू मेरे घर में आई है मेरी आंखें क्या, जिंदगी भी खराब कर दी है तूने। चल ला दे, छिल देती हूँ। जिसके बाद अब रेखा सीमा से डरने लगी थी। सीमा जो भी काम देती रेखा चुपचाप कर दिया करती। एक दिन सीमा के कहने पर रेखा हलवा बना रही थी पर वो जल जाता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ सीमा आती है और कहती है, माँ जी आप ऐसे क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? बहू मुझे मारना मत, मुझसे हलवा जल गया है। अरे माँ जी, आप तो मुझसे सच में डरने लगी। भले ही आप खून पीने वाली सास हो, लेकिन मैं खून पीने वाली बहू नहीं हूँ। ये सब तो मैं सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कर रही थी। मुझे माफ कर दो। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने बेकार में ही तुझे इतना परेशान किया। रेखा और सीमा ये कहकर गले लग जाते हैं और उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर एक साथ खुशी से रहते हैं और कोई किसी को परेशान नहीं करता। अदिति के सर और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। फिर कुणाल और शोभा उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालात बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण अदिति को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, माँ जी, आपकी बहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन और पथरी भी हो गई है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। अदिति एक अच्छी कॉलेज स्टूडेंट थी और उसे खाना पकाना और खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो जब भी कुछ नया खाती या पकाती थी फिर पकवान की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करती थी, जिससे उसकी प्रोफाइल पर लाखों लाइक्स और फॉलोअर्स आते थे। उसकी जिंदगी काफी खुशहाल चल रही थी। फिर एक दिन उसे इंटरनेट से चाइनीज सॉल्ट के बारे में पता चला और फिर उसने कुछ चाइनीज सॉल्ट से पकवान बनाए और उसे खूब पसंद आए।
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उसे ढेरों लाइक्स और कमेंट्स भी मिले, जिसकी वजह से अब वो हर खाने में जरूरत से ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और फिर कुछ समय बाद एक दिन अदिति की माँ मंजू बोली, अदिति, मैं चाहती हूँ कि तू भी अब शादी कर ले ताकि मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊँ। अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैं बस 25 साल की हुई हूँ, कर लूंगी शादी। बेटी, तुझे पता है हमारे जमाने में तो 16 साल की उम्र में शादी हो जाती थी और तू तो 25 साल की होकर भी मना कर रही है। माँ, वो आपका जमाना था, आज का जमाना मॉडर्न हो गया है और आज के जमाने में कोई नहीं करता इतनी जल्दी शादी। इसलिए जब मेरा मन होगा ना शादी करने का तो मैं आपको बता दूँ। बेटी, एक दफा देख तो ले इस फोटो को, बहुत सुंदर लड़का है। अदिति फोटो देखती है और उसे कुणाल पसंद आता है और वो शादी के लिए मान जाती है। कुछ दिनों में कुणाल के घर वाले अदिति को देखने आते हैं और अदिति चाइनीज सॉल्ट से उनके लिए नाश्ता बनाती है। कुणाल की माँ शोभा तो जमकर अदिति के खाने की तारीफ करती है। वाह मंजू जी, आपकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे शोभा जी, लाखों में एक है मेरी बेटी, हर तरह का खाना बना लेती है और तो और कई सारे कुकिंग शो भी जीते हैं इसने। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा कुणाल भी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है, उसे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा नए नए पकवान खाने। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। बस कुणाल और अदिति को अकेले में थोड़ा वक्त बिताने दीजिए ना, दोनों एक दूसरे को जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदिति और कुणाल छत पर जाते हैं और कई सारी बातें करते हैं और फिर एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। सबकी रजामंदी से कुछ ही महीनों में उनकी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद अदिति खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और उसे शोभा की कही गई तारीफें याद आती हैं। वाह मंजू जी, आपकी बेटी कितना अच्छा खाना बनाती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये सब सोचकर मंजू खुद से बोलती है, उस दिन भी खाना मैंने चाइनीज सॉल्ट से बनाया था, जो माँ जी को और कुणाल जी को काफी पसंद आया था। ऐसा सोचकर वो खाने में काफी सारा चाइनीज सॉल्ट डालती है और कुछ देर बाद अदिति सबको खाना परोसने लगती है और शोभा खाना खाते ही उल्टी करने लगती है और बोलती है, ओ बहू, ये तूने खाना बनाया या जहर? अगर तेरा बनाने का मन नहीं था तो पहले ही बता देती ना, मैं खुद बना लेती। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैंने स्वाद के लिए कुछ ज्यादा ही चाइनीज सॉल्ट डाल दिया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेटा, एक बार तो खुद ही चख कर बहू को बता दे खाना कैसा बना है। माँ की बात सुनकर वो खाना मुंह में डालता है और वो भी उल्टी कर देता है। फिर वो अदिति से बोलता है, अरे अदिति, इसमें सच में काफी ज्यादा नमक है, खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यकीन नहीं होता तो खुद एक बार चख लो। ये सुनकर अदिति कुणाल की प्लेट में से एक चम्मच खाना चख कर देखती है और बोलती है, इतना टेस्टी तो है खाना, आप मेरे खाने की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं खाना तो मत खाइए, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खा लूंगी। आप अपने लिए कुछ और बना लीजिए, मैं तो यही खाऊं। ऐसा कहकर अदिति अपना बनाया हुआ खाना अकेले ही खाने लगती है और शोभा अपना सर पटक लेती है। उसे कुणाल और खुद के लिए मजबूरन रसोई में जाकर खाना बनाना ही पड़ता है। कई दिन बीत जाते हैं मगर अदिति अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और रोज रोज ज्यादा नमक वाला खाना बनाती है, जिसकी वजह से रोज रोज कई सारा खाना बर्बाद होता है। और फिर एक दिन अदिति के सर और पेट में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो कुणाल से बोलती है, कुणाल जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुणाल जी। कुणाल जल्दी से भागा भागा अदिति के पास आता है और उसके सर और हाथ को छू कर देख के बोलता है, क्या हुआ अदिति तुम्हें? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कुणाल जी, मेरे सिर और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम आराम करो, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर कुणाल फटाफट शोभा को बुलाता है और शोभा आकर कुणाल को फैमिली डॉक्टर को बुलाने की कहती है। कुणाल कई बार डॉक्टर गुप्ता को कॉल करता है मगर कॉल नहीं लगता, जब तक शोभा अपनी बहू के लिए जूस लेकर आती है और अदिति से बोलती है, बहू, तू जब तक जूस पीकर आराम कर, तब तक मैं किसी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर शोभा अपने आसपास भटकती है
मगर उसे कोई डॉक्टर नहीं मिलता। और इधर दूसरी तरफ अदिति की तबीयत काफी खराब हो जाती है। फिर कुणाल और शोभा एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण अदिति को आईसीयू में एडमिट कराया जाता है। कुछ ही समय बाद डॉक्टर आते हैं और शोभा से बोलते हैं, माँ जी, आपकी बहू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। बहुत ही ज्यादा नमक खाने की वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन और पथरी भी हो गई है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अगर अभी समय पर इलाज ना करवाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी कुणाल डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब, आप कैसे भी करके मेरी बीवी को बचा लीजिए और 6 महीने बाद वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप कैसे भी करके बचा लीजिए प्लीज। इसी के साथ कुणाल का साथ देते हुए शोभा बोलती है, देखिए डॉक्टर साहब, अब उसकी जिंदगी आपके ही हाथों में है। आपको उसे बचाना ही होगा। ठीक है माँ जी, आप काउंटर पर पैसे जमा करवा दीजिए। मैं पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। डॉक्टर की काफी कोशिशों के बाद अदिति बच जाती है। डॉक्टर आईसीयू से निकलकर शोभा को कहते हैं, देखिए माँ जी, आपकी बहू अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। उनको आराम की सख्त जरूरत है। आपको उनका खास ख्याल रखना होगा, तभी वो रिकवर हो पाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आपने उसे बचा लिया। देखिए, खेल खेलने वाला तो वही है, बस हम तो सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। सब उसी की मर्जी है। इस तरह अदिति को सीख मिलती है कि किसी भी चीज का ज्यादा उपयोग किस तरह हानिकारक हो सकता है और वो अपनी आदतों में सुधार करती है। और अब वो बाकी लोगों को अपना उदाहरण देकर समझाती है कि चाइनीज सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।